नमस्कार बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आप सभी से कॉमन फोर्सेस को डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चों, अगर आप लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम्स को बनाओगे या आगे के चैप्टर के प्रॉब्लम्स को बनाओगे तो कुछ कॉमन फोर्सेस जो हैं, जो हमारे सर्कमस्टांस में उपस्थित होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनका मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन को जानना बहुत जरूरी होता है। बच्चों, इस लिस्ट में सबसे पहले कॉमन फोर्सेस के लिस्ट में सबसे पहले आता है कांटेक्ट फोर्स। नाम से यह स्पष्ट है कि ये तब अपीयर होता है जबकि दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। तो बच्चों, कांटेक्ट फोर्स केवल और केवल तभी अपीयर होते हैं जबकि दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। कांटेक्ट फोर्स appears only and only when two bodies are in contact to each other। ये देखिए बच्चों, अगर आप मान लो कि ये एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में बने हुए, एक दूसरे के कांटेक्ट में बने हुए हैं। मान लेते हैं आप, मान लो कि ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी। तो बच्चों, ये दो जो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स अपीयर करते हैं। तो बी के कारण से ए पर और ए के कारण से जो बी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है बच्चों, वही कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। मान लेते हैं कि बी के कारण से ए पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, ये कहलाएगा कांटेक्ट फोर्स ऑन ए, और अगर ए के कारण से बी पर लग रहा है तो ये कहलाएगा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ऑन बी। ये हो गया आर बी। तो बच्चों, ये जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं या अपीयर होते हैं जबकि दो बॉडी कांटेक्ट में होते हैं, और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं जो कि एक बॉडी कारण से दूसरे पर अपीयर होता है या एक्सर्ट होता है। तो यहां इस डायग्राम में आप कर सकते हो कि आर ए इक्वल कांटेक्ट फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, यानी बी के कारण से ये पर हो गया। इसी तरीके से ये जो आर बी होगा बच्चों, आर बी, तो इसे आप यह बोलोगे कि कांटेक्ट फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए, यानी ए पर अगर बी के कारण से लग रहा है तो बी पर ए के कारण से भी लगेगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखिए बच्चों, ये कांटेक्ट फोर्स की क्या खास प्रॉपर्टीज है उसे भी जान लेना जरूरी होगा। ये देखिए आप, सबसे पहले तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि अगर इसे डिफाइन करना है तो क्या लिखना है, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट then resultant electromagnetic force on a body due to another is called contact force। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ये देखिए आप, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों, ये जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। अगली बात आप देख सकते हो, इट अपीयर्स ऑन बॉडीज इन कांटेक्ट। तो ये जो बॉडीज कांटेक्ट होते हैं उस पर ये अपीयर होते हैं। Contact force on two bodies in contact are equal in magnitude and opposite in direction, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखला दिया है डायग्राम में कि A पर जो डायरेक्शन कांटेक्ट फोर्स का और B पर जो है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में और मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल होते हैं। और भी अगर आप डायग्राम के साथ देखना चाहते हो, मान लो कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, इस पर कोई एक ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक इस पर है, तो इस पर अगर मान लें कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में, मान लो कि ये कांटेक्ट फोर्स, इसको मान लेते ये ए है, ये हो गया आर ए, तो फिर ये जो दूसरा है, दूसरा जो बॉडी होगा ये अगर बी है तो ये आर बी इस डायरेक्शन में होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट है कि ये जो आर ए है और आर बी ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल और अपोजिट होंगे, यहाँ पे बिल्कुल यही बात होगा। तो कांटेक्ट में जो दो बॉडीज होते हैं
दोनों बॉडीज पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में बिल्कुल अपोजिट होते हैं। बच्चों इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं नॉर्मल एवं फ्रिक्शन को। नॉर्मल फोर्स बच्चों कांटेक्ट फोर्स का कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है उसे नॉर्मल या नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। इसे आप यहां से समझ सकते हो। जैसे मान लें कि ये एक बॉडी है और ये इसके कांटेक्ट में दूसरा बॉडी बना हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर यह बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो फिर इस डायरेक्शन में ए पर कांटेक्ट फोर्स रहा आर ए। तो फिर ये जो कांटेक्ट फोर्स है बच्चों, यह अगर सरफेस के साथ एंगल थीटा बनाता है तो इस सरफेस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, यह कंपोनेंट नॉर्मल कहलाता है और ये नॉर्मल होगा, यह आर साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि कांटेक्ट फोर्स अगर सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो फिर नॉर्मल जो होगा वो आर साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो आर साइन थीटा होगा। अगर आप ये कहते हो कि नॉर्मल ऑन ए तो फिर ये हो जाएगा कांटेक्ट ऑन ए, तो n इजकल टू आर साइन थीटा या n इजकल टू आर ए साइन थीटा। उसी तरीके से जैसे कि नॉर्मल ऑन ए आया बच्चों, तो उसी तरह से नॉर्मल ऑन बी भी होगा। ये होगा नॉर्मल ऑन बी। एक्चुअली यह जो बी पर नॉर्मल होगा ये भी कांटेक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट होगा। जैसा कि आप जानते हो कांटेक्ट फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो जाहिर है कि यहाँ जो कांटेक्ट फोर्स होगा इस पर आर बी वो इस डायरेक्शन में आएगा और फिर इसका भी कंपोनेंट उसी तरह से निकलेगा क्योंकि ये रहा सरफेस और अगर वो एंगल थीटा है तो एंगल थीटा होगा और एन बी इक्वल टू आप ये कह सकते हो कि आर बी साइन थीटा। तो बच्चों अब आप नॉर्मल के बारे में क्या लिखा जाना चाहिए आप इसे देखो। मैंने स्पष्ट कर दिया कि इट इज ए कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इन परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। यानी नॉर्मल जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट होता है, सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। फिर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर क्या होगा कि नॉर्मल अपियर्स ऑन बोथ बॉडीज इन कांटेक्ट। नॉर्मल जो होता है वो दोनों बॉडी जो कि कांटेक्ट में होते हैं उस पर अपियर होता है। अगर नॉर्मल ए पर अपियर होता है तो नॉर्मल बी पर भी अपियर हो रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पर कि ए पर जो नॉर्मल है और बी पर जो नॉर्मल है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि नॉर्मल ऑन टू बॉडीज इन कांटेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। उसी तरीके से अगर आप और भी एग्जांपल में आना चाहते हो, जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है और इसके कांटेक्ट में एक कोई ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, तो बच्चों नॉर्मल जो लगता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है। अगर इसे कह दो ये ब्लॉक बी है और ये ए है, तो ये कांटेक्ट सरफेस आप देख ले, ये कांटेक्ट सरफेस है तो इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पर लगेगा और ये क्या लगेगा नॉर्मल ऑन बी। और उसी तरीके से इस पर जो लगेगा ये क्या लगेगा नॉर्मल ऑन ए। नॉर्मल जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप नॉर्मल को अपेयर करेंगे तो जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यहाँ कांटेक्ट सरफेस ओरिएंटल है इसलिए नॉर्मल जो लग रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि यहाँ पर इंक्लाइंड है तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने नॉर्मल को यहाँ पर इंसर्ट किया है। नॉर्मल के बाद फ्रिक्शन की बारी। बच्चों अब मैं बात करता हूं फ्रिक्शन की। तो बच्चों जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होते हैं और दोनों के बीच में या तो रिलेटिव स्लिपनेस होता है या स्लिपनेस की टेंडेंसी होता है, तब उसके अपोज करने के लिए उन पर फोर्स एग्जर्ट हो जाता है जो कि फ्रिक्शन कहलाता है। बच्चों ये जो फ्रिक्शन होता है यह भी कांटेक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट होता है और यह सरफेस की डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है। तो फ्रिक्शन जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स का सरफेस की डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है। ये देखिए आप, मैं डायग्राम के द्वारा आपको स्पष्ट करता हूं। जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है
और ये दूसरा बॉडी जो कि इसके कांटेक्ट में, मान लो कि ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी। तो बच्चों ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है और फिर एक दूसरे पर कांटेक्ट फोर्स एग्जर्ट करते हैं। जैसे मान लो कि ए पर जो कांटेक्ट फोर्स है आर ए वो इस डायरेक्शन में, तो बी पर जो कांटेक्ट फोर्स होगा बिल्कुल इसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, ये होगा आर बी। अब ये देखिए बच्चों, जो कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस है, ये रहा कांटेक्ट सरफेस, इस सरफेस की डायरेक्शन में इस कांटेक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा बच्चों, यही कहलाएगा फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन जो मैं लिख रहा हूँ वो बॉडी ए पर है, तो इसलिए मैं एफ ए लिख देता हूँ और इसे आप लिख सकते हो कि आर ए कॉस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो एंगल सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल है, इसलिए कॉस थीटा लगेगा कंपोनेंट में। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो सरफेस की डायरेक्शन होगा तो जाहिर है कि ये एंगल थीटा ही होगा और फिर इस पर एक फ्रिक्शन लगेगा, ये होगा आर बी, और ये जो फ्रिक्शन है आर बी या फ्रिक्शन ये कंपोनेंट हो जाएगा आर बी का, इसलिए यह कहलाएगा फ्रिक्शन ऑन बी। तो बच्चों यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ, एफ ए ये हो गया फ्रिक्शन ऑन ए, ये हो गया फ्रिक्शन ऑन ए। तो ये किसके कारण लग रहा है? ड्यू टू बी, बी के कारण से लग रहा है। और ये जो एफ बी है बच्चों, यह हो गया फ्रिक्शन ऑन बी, फ्रिक्शन ऑन बी, ये बी पर हो गया। अब आप देख सकते हो कि फ्रिक्शन के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए। मैंने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर कि इट इज ए कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, along the direction of contact surface। तो contact surface के डायरेक्शन में contact force का जो कंपोनेंट होता वो फ्रिक्शन कहलाता है। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव स्लिपनेस और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपनेस। तो फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव स्लिपनेस का या टेंडेंसी ऑफ स्लिपनेस का अपोज करता है। मैंने अगले पॉइंट में क्लियर कर दिया है कि फ्रिक्शन अपीयर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्लिपनेस और टेंडेंसी ऑफ स्लिपनेस। तो बच्चों स्लिपनेस की जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में फ्रिक्शन अपीयर होगा, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि यह स्लिपनेस का अपोज करता है, उसका विरोध करता है। इसलिए अगर ये जो ब्लॉक ए है यह अगर लेफ्ट साइड में स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन इस पर राइट साइड में लगेगा और ये रहा कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो कि ये जो है राइट साइड में स्लिप करता है तो ये पर फ्रिक्शन उल्टा हो जाएगा, फिर कॉन्टैक्ट फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट होता है, किस डायरेक्शन में? सरफेस की डायरेक्शन में होता है। और मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि नॉर्मल जो होता है वह भी कॉन्टैक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट होता है, लेकिन वह सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है। तो जाहिर है अब आपके मन में यह सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है। बिल्कुल रिलेशन है। आइए मैं उस रिलेशन को भी स्पष्ट करता हूं और फिर मैं आपसे सवाल भी बनवाता हूं। आइए बच्चों, अब मैं आपको कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन को स्पष्ट करता हूं। जैसे अगर मान लो कि बच्चों ये एक बॉडी है और फिर ये जिस कांटेक्ट में है वो ये रहा दूसरा बॉडी। मैं इस पर बात करता हूं, इस पर मान लो कि ये है कांटेक्ट फोर्स आर और इसका जो कांटेक्ट सरफेस की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ये होगा फ्रिक्शन। अगर ये वाला एंगल थीटा है बच्चों तो आप तो यहां समझ रहे फ्रिक्शन एफ इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा। और फिर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है तो ये हो जाएगा नॉर्मल, और ये एंगल अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये इक्वल हो जाएगा आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब आप बच्चों यहां ध्यान से देखिए कि ये जो नॉर्मल है और ये जो फ्रिक्शन है ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है आर,
ये रिजल्टेंट हो जाता है नॉर्मल और फ्रिक्शन का, ये रिजल्टेंट वेक्टर सम होता है, नॉर्मल और फ्रिक्शन का ये वेक्टर सम होता है। अगर आप नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच के एंगल को आप देखेंगे तो आप यहाँ गौर से देखिए, नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फ्रिक्शन सरफेस की डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल आप देखोगे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जाहिर है कि इन मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड में आप आ जाते हो तो आप ये कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड में ये जो कांटेक्ट फोर्स होता है बच्चों, ये नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। और अगर आप यहां से समझना चाहते हो तो यहां से भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप ये देखिए, अगर आप नॉर्मल का स्क्वायर करते हो प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर करते हो, देखो ये कितना मिल जाता है। तो नॉर्मल जो हो गया बच्चों, ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो फ्रिक्शन हो गया ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए आर स्क्वायर का आप कॉमन ले लीजिए तो ये लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं ये हो गया आर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो कांटेक्ट फोर्स होगा आर, वह एन स्क्वायर एफ स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख लो बच्चों, कि हो सकता है कि दो बॉडीज जो कि कांटेक्ट में हैं, उन कांटेक्ट बॉडीज के बीच में या तो रिलेटिव स्लिपनेस नहीं है, ना ही टेंडेंसी ऑफ स्लिपनेस है। यानी ना तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपनेस है और ना ही रिलेटिव स्लिपनेस है। तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन केवल तभी अपीयर होता है जबकि या तो रिलेटिव स्लिपनेस होता है या टेंडेंसी ऑफ स्लिपनेस होता है। दोनों में से कुछ भी नहीं है तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन हो जाता है जीरो। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ व्हेन फ्रिक्शन एफ इक्वल जीरो, फ्रिक्शन एफ इक्वल जीरो, देन तब आप बच्चों देखिए अगर ये फ्रिक्शन जीरो हो गया तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है और ये जो नॉर्मल है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अब ये एक सवाल अगर यहाँ पर बना ले तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आप क्वेश्चन में आप देख सकते हो, मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक ब्लॉक यहाँ पर रखा गया। बच्चों मान लो इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल है, नॉर्मल ये मान लीजिए कि 48 न्यूटन आपको दिया हुआ है, और इस पर जो फ्रिक्शन होगा, जाहिर है कि ये जो ब्लॉक है अगर ये स्लिप करेगा तो वर्टिकल डाउनवर्ड, ये जो डाउनवर्ड डाउन टुवर्ड्स द सरफेस, डाउनवर्ड द सरफेस ये स्लिप करेगा, या स्लिप करने की टेंडेंसी होगा, तो जाहिर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों फ्रिक्शन, मान लो फ्रिक्शन आपको 20 न्यूटन आपको देता है और आपसे पूछ लेता है कि कांटेक्ट फोर्स आर इक्वल व्हाट, आर इक्वल व्हाट अगर आपसे पूछ लेता है, तो जैसा कि आप रिलेशन देख रहे हो कि कांटेक्ट फोर्स आर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट होता है। तो बच्चों यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स आर इक्वल आप निकालोगे एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट आप करते हो, और फिर आप ये देखिए ये 48 न्यूटन का स्क्वायर आप करते हो प्लस 20 न्यूटन का स्क्वायर अंडर रूट आप कर लेते हो, और इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो ये देखिए 2304 प्लस 400 अंडर रूट और फिर न्यूटन को मनवाएगा। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 2704 अंडर रूट न्यूटन, और रिजल्टेंट आपको 52 न्यूटन आपको मिल जाता है। तो बच्चों यदि किसी भी बॉडी पर आपको कांटेक्ट फोर्स निकालना है, और अगर आपको नॉर्मल दिया है और फ्रिक्शन दे दिया है तो आप कांटेक्ट निकाल लीजिए, और अगर आपको मान लीजिए कांटेक्ट फोर्स दिया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ तो आप नॉर्मल निकाल सकते हो, या कांटेक्ट दिया हुआ है नॉर्मल दिया तो आप फ्रिक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों ये रहा नॉर्मल, कांटेक्ट और फ्रिक्शन, और फिर तीनों के बीच में रिलेशन। अब सवाल ये आता है कि जब भी हम सभी किसी बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे तो किस फोर्स को हम लोग लिखेंगे। तो बच्चों कांटेक्ट फोर्स जो होता है ये नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर आप लेंगे तो अगर आप कांटेक्ट फोर्स लेते हैं तो नॉर्मल फ्रिक्शन को आपको नहीं लेना है, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल और फ्रिक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा।
और यदि आप नॉर्मल और कॉन्टैक्ट फोर्स को, नॉर्मल और फ्रिक्शन को एग्जर्ट करते हो बच्चों, तो फिर कॉन्टैक्ट फोर्स को आपको छोड़ देना है। तो आपको ख्याल रखना है जब भी किसी बॉडी पर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे तो या तो आप नॉर्मल फ्रिक्शन को लगाएंगे या नहीं तो केवल कॉन्टैक्ट को लगाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। अगले भाग में मैं आपसे डिस्कस करूंगा टेंशन को और स्प्रिंग फोर्स को। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।